Go. Good afternoon, everybody. Today we are here again for another class of Human Resource Management for Bachelor of Business Administration 4th semester students. The class timing is from 1 p.m. to 2 p.m. Today is April 19th, 2021. All right. So in the last lecture, we have discussed about the forecasting human resource demand techniques, and we have just discussed the name of the technique, that what are the techniques for forecasting the workforce demand, right? Work among them, the first is the expert forecast, the second is the trend analysis, the third is the workforce analysis, and fourth is the workload analysis, right? So today we will be discussing these in detail. All right. अब आ जाते हैं अगले स्लाइड पे और एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट फोरकास्टिंग। एक्सपर्ट फोरकास्टिंग बेस होती है एक्सपर्ट्स के जजमेंट पे। एक्सपर्ट्स कौन है? जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड के बारे में जानकारी रखते हैं। भाई एक व्यक्ति कोई किसी काम को काफी दिन से कर रहा है, उसको वो पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उस काम को करने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, या वो काम कितने दिन में हो जाएगा, या उस काम के लिए हमें किस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपर्ट फोरकास्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग करने का सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं उस फील्ड के, वो बताते हैं कि साहब ये काम होना है, इस काम के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इतने दिन में काम होना, कितने दिन में ये काम हो जाएगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग की पहली टेक्निक है एक्सपर्ट फोरकास्टिंग। अब आ जाते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। दूसरी टेक्निक है आपकी ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ये बेस्ड होती है एजम्पशन पे कि फ्यूचर जो है पास्ट से इंस्पायर होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स नीड्स एस्टिमेट की जा सकती है पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हुए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पास्ट में जो ट्रेंड्स रहे हैं, उन ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए उसको हम ये पता करते हैं कि साहब हम जो पहले ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के बेसिस पे हम करंट नीड्स को फोरकास्ट कर सकते हैं कि साहब पहले यहाँ पे हमें इस काम के लिए इस वक्त इतनी नीड पड़ी थी, अब ये काम है, पहले इतनी नीड पड़ी थी, तो अब उससे मिलता जुलता, उससे थोड़ा कम काम है या उससे थोड़ा ज्यादा काम है, तो हमें कितनी नीड पड़ेगी। ठीक है, तो हम पिछला ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, पिछले पास में जो ट्रेंड रहा है उसको एनालाइज करते हैं, ये जानने के लिए कि आने वाले फ्यूचर में हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारी क्या रहेगी। स्लाइड शो हो रहा है सबको? यस सर। ऑल राइट, ठीक। एक सेकेंड, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्सपर्ट फोरकास्टिंग की बात हो गई। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस की बात हो गई। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होती है? सारे वर्कफोर्स एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? वर्कफोर्स एनालिसिस में हम सारे रेलिवेंट फैक्टर्स जो कि हमारी मैन पावर फ्लो के होते हैं, जैसे ट्रांसफर हो गए, प्रमोशन हो गए, न्यू रिक्रूटमेंट हो गए, रिटायरमेंट हो गए, रेजिग्नेशन हो गया, इन सब का प्रॉपर हम एक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो इससे हम वर्कफोर्स एनालिसिस हो जाएगी, हमें पता रहेगा कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोगों का हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गया, कितने लोग नौकरी छोड़ के चले गए, कितने लोगों को हमने डिसमिस कर दिया, कितने लोगों का प्रमोशन हो गया। ठीक है, कितने लोग रिटायर हो गए। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स का हमें पता लगेगा कि हमारा मैन पावर फ्लो किस तरह का चल रहा है। ठीक है, कितने नए रिक्रूटमेंट हमने किए हैं, कितने लोग रिजाइन करके नौकरी छोड़ के हमारे यहाँ से चले गए, कितने लोग डिसमिस होके चले गए। तो ये सब हमें पता रहेगा, तो हमें ये पता रहेगा कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कितने लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो ये हो गई वर्कफोर्स एनालिसिस। तीसरा है, चौथा है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? ये बेस होता है प्लान्ड आउटपुट पे। ठीक है, कोई भी फर्म ट्राई करती है ये कैलकुलेट करने के कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें कितने लोग चाहिए। ठीक है, हम एक औसत आदमी को कितना वर्कलोड दे सकते हैं? वर्कलोड इतना होना चाहिए कि आदमी वो वर्कलोड आसानी से कैरी आउट कर सके। अगर आप एक आदमी पर जरूरत से ज्यादा वर्कलोड डाल दोगे तो अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी किल हो जाएगी। तो पहले वर्कलोड एसेस हमें करना पड़ेगा कि साहब एक आदमी पे हम कितना वर्कलोड डाल सकते हैं, उसके बाद ही हम वर्कलोड डालेंगे। वर्कलोड एनालिसिस में हम यहाँ पे यही देखते हैं कि एक आदमी पे कितना वर्कलोड है, और क्या अगर कुछ एडिशनल वर्कलोड दे दे हमें या कुछ एडिशनल वर्कलोड आ जाए तो उन लोगों के साथ मैनेज हो जाएगा या नहीं मैनेज हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हमारी फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, अगर मैनेज हो जाएगा तो हमारी फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई वर्कलोड एनालिसिस। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक एक ईयर का प्लान्ड आउटपुट है 10,000 पीसेस। इस साल हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस का एग्जाम्पल है ये। इस साल हमें एक प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट बनानी है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर पर पीस, एक पीस को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। 10,000 पीस बनाते हैं, एक पीस को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, प्लान्ड आवर रिक्वायर्ड 30,000 आवर्स। तो हमें कितने घंटे लगेंगे 10,000 पीस बनाने में? एक पीस बनाने में 3 घंटा लगता है, 10,000 पीस बनाने में लगेंगे 30,000 घंटे। ठीक है, 10,000 पीस बनाने में 3 घंटे में एक पीस बनाने में लगते हैं, 10,000 पीस बनाने 10,000 पीस बनाने में लगेंगे हमें 30,000 घंटे। फर्दर, प्रोडक्टिव आवर पर पर्सन पर ईयर 1,000 आवर्स। ठीक है, एक आदमी के प्रोडक्टिव आवर, एक साल में एक आदमी जो काम करता है वो कितने प्रोडक्टिव आवर काम करता है, उसके प्रोडक्टिव आवर एस्टिमेटेड 1,000 है। एक आदमी एक साल में 1,000 घंटे प्रोडक्टिव काम करता है। ठीक है, अलाउइंग फॉर एब्सेंटेज, टर्नओवर, आइडियल टाइम एटसेट्रा, ये सब निकालने के बाद एक आदमी का जो काम करता है वो सारे साल 365 दिन में वो 1,000 घंटे काम करता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर हमें रिक्वायर होंगे कि एक साल में एक प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, 30,000 बटे 1,000। 30,000 क्यों? क्योंकि 30,000 घंटे लगेंगे प्रोडक्ट बनाने में, और एक आदमी 1,000 घंटे काम करता है एक साल में। तो 30,000 बटे 1,000 मतलब 30 वर्कर्स की हमें जरूरत पड़ेगी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कि एक प्रोडक्ट की हमें 10,000 यूनिट बनानी है, और उस प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने में 3 घंटा लगता है। ये हो गई वर्कलोड एनालिसिस। ठीक है, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक बॉस के अंदर 10 लोग रहेंगे तो 3 आपको बॉसेस की जरूरत पड़ेगी, 3 आपको सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक बॉस के अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स होंगे, एक बॉस का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा। तो अगर 30 वर्कर्स काम करने में लगेंगे तो 3 बॉसेस की, 3 सुपरवाइजर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सुपरवाइजर के अंडर में ये मान रहे हैं कि 10 लोग ही काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग थी अब वैसे ही है सप्लाई फोरकास्टिंग। अब सप्लाई फोरकास्टिंग में क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, इंटरनल लेबर सप्लाई और एक्सटर्नल लेबर सप्लाई। ठीक है, सप्लाई दो तरह से हो सकती है मैन पावर की, इंटरनल लेबर से और एक्सटर्नल लेबर सप्लाई से। ठीक है, इंटरनल लेबर सप्लाई में क्या हो रहा है? इंटरनल लेबर सप्लाई में हो रहा है मैन पावर इन्वेंटरी जो है वो इंटरनली हमें मिल रही है। जो हमारे पास लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से हम अपने एग्जिस्टिंग डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डिमांड के लिए सप्लाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट्स जो है कई टेक्निक्स यूज करता है अपना इंटरनल सप्लाई ऑफ मैन पावर को असर्टेन करने के लिए। ठीक है, अपने एम्प्लॉय की सप्लाई इंटरनल लेवल पे कैसे बनी रहेगी उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है कुछ प्रोमिनेंट टेक्निक्स के यूज करता है जिससे वो इंटरनल सप्लाई को फोरकास्ट कर सकता है। ठीक है, अब वो टेक्निक्स क्या क्या है उनको हम देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक है उसमें स्टाफिंग टेबल्स। स्टाफिंग टेबल हमें ये दिखाता है कि कितने जॉब में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो कैसे यूटिलाइज
किए जा रहे हैं और फ्यूचर एम्प्लॉय नीड हमें क्या है। स्टाफ टेबल्स हमें क्या दिखाता है कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किस किस जॉब पे काम कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज हुए हैं, और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नीड फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब क्या है, ये हमें पता लग जाएगा स्टाफिंग टेबल से। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे हमारे इंटरनल लेबर सप्लाई से एम्प्लॉय हमें मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। दूसरा मेथड है आपका मार्कov एनालिसिस। मार्कov एनालिसिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है पर्सनल मूवमेंट ऑफ द इंटरनल लेबर सप्लाई से ये प्रिडिक्ट करने के लिए व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। मार्कov एनालिसिस एक ट्रेंड एनालिसिस की तरीके से है, ये एनालिसिस की जाती है इंटरनल लेबर सप्लाई पास्ट में कैसी रही है, उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में इंटरनल लेबर सप्लाई से अगर हम ले रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आदमी लेके अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से पूरी हो पाएगी। ठीक है। तीसरा मेथड है इसमें स्किल्स इन्वेंट्री। स्किल इन्वेंट्री में क्या होता है, ये स्किल इन्वेंट्री जो होता है ये समरी होती है। किस चीज की समरी होती है, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज की समरी होती है। और इस स्किल इन्वेंट्री हम बना के रखते हैं ताकि हमें पता रहे किन किन स्किल का एम्प्लॉय हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और जरूरत पड़ने पे उसको इंटरनल लेबर सप्लाई के जरिए हम इधर से उधर मूव करके अपनी डिमांड को मीट आउट कर सकते हैं, मे बी ऑन अ टेम्परेरी बेसिस एंड इफ सिचुएशन सो डिजायर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। चौथा और आखिरी मेथड होता है रिप्लेसमेंट चार्ट। रिप्लेसमेंट चार्ट के जरिए एक ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा अगर कोई जॉब ओपनिंग क्रिएट होती है। अगर जो है सुपीरियर नौकरी छोड़ के जा रहा है तो उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट जो है वो तुरंत उसको रिप्लेस कर सकता है। इस प्रकार से रिप्लेसमेंट चार्ट बना के रखा जाता है ताकि ये प्री डिटरमाइंड रहे कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे जनरल मैनेजर आपका नौकरी छोड़ के चला गया या रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो डिप्टी जनरल मैनेजर फौरन उसकी जगह ले सकता है। ठीक है। तो ये 4 मेथड हो गए इंटरनल लेबर सप्लाई फोरकास्ट करने के। ठीक है। अब एक्सटर्नल लेबर सप्लाई की बात करते हैं। एक्सटर्नल लेबर सप्लाई जो है, इसमें जब इंटरनल लेबर रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तब एक्सटर्नल लेबर सप्लाई पे लोग जाते हैं, कंपनी जाती है। ठीक है। एक्सटर्नल लेबर सप्लाई के लिए खास तौर से HRIS का इस्तेमाल होता है। HRIS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उनका डेटाबेस बना लिया जाता है। और डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, एक्सेल शीट पे या अब तो सैप पे बनता है कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस। ठीक है। इस सब को एक एक्सेल शीट टाइप में बना लिया जाता है और फिल्टर्स उसमें डाल दिए जाते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप उस डेटा को एक्सेस करते हो और फिल्टर के जरिए उससे रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स निकालते हो कि साहब हमें MBA चाहिए, स्पेशलाइजेशन उसका जो है मार्केटिंग में होना चाहिए, एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए और बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिल्टर लगाया आपने, फौरन आपके पास कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं या अलग अलग सोर्सेज से आपके पास एप्लीकेशन आती है, मे बी थ्रू द कंसल्टेंट्स, मे बी थ्रू द रिक्रूटमेंट एजेंसीज, मे बी थ्रू द एनी अदर सोर्स, मे बी थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनको आप अपना एक डेटाबेस बना के रखते हो ताकि वक्त जरूरत जब पड़े आप उस डेटाबेस को एक्सेस कर सको और उसमें से राइट कैंडिडेट चूज कर सको। तो ये सबसे इजी मेथड है एक्सटर्नल लेबर सप्लाई का, HRIS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके जरिए आप नए एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट बैरोमीटर्स ऑफ लेबर। ठीक है। लेबर के इंपॉर्टेंट बैरोमीटर्स क्या क्या होते हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला बैरोमीटर क्या होता है, नेट माइग्रेशन इन एंड आउट ऑफ द एरिया। मतलब आपके एरिया में कितने कितने लोग आ रहे हैं, कितने ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके यहाँ काम कर सकते हैं, और कितने ऐसे लोग जा रहे हैं आपके एरिया छोड़ के जो आपके यहाँ काम कर सकते हैं। अगर वॉक इन आने वालों का ज्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं लेबर सप्लाई की। अगर वॉक इन जाने वालों का ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कितने लोग आपके यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, माइग्रेट इन हो रहे हैं, माइग्रेट आउट हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है एजुकेशन लेवल ऑफ द वर्कफोर्स।
आप ये देख के रहिए कि जिस एरिया में आप फंक्शन कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वहां लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है। अगर वहां लोगों का एजुकेशन लेवल उस लेवल का है जिस लेवल के आपको लोग चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी लेबर सप्लाई बनी रहेगी, आपकी वर्कर सप्लाई बनी रहेगी, आपकी सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज बनी रहेगी। अगर उस लेवल के लोग नहीं है तो आपको ऐसे लोग ढूंढने में खासा मशक्कत करनी पड़ेगी, खासा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है डेमोग्राफिक चेंजेस इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं साहब। डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एज, जेंडर, आपका इनकम लेवल, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं किस चीज पे? ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं सप्लाई ऑफ लेबर पे। फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड शिफ्ट्स। क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और शिफ्ट्स हो रहे हैं आप मार्केट में, और क्या टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने वाले हैं, उस पर भी बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को हायर करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह के लोगों को हायर करेंगे, किन स्किल सेट के लोगों को हायर करेंगे, किन क्वालिफिकेशन के लोगों को हायर करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारे सवाल पैदा होते हैं जिन सवालों का आपको पहले से जवाब ढूंढ के रखना है। फिफ्थ है आपका पॉपुलेशन मोबिलिटी। पॉपुलेशन कितना मोबाइल है? ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करने में आसानी महसूस करते हैं, या रिलोकेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। छठा पॉइंट है आपका डिमांड फॉर स्पेसिफिक स्किल्स। कुछ पर्टिकुलर स्किल के लोगों की जरूरत अगर ज्यादा है, तो आप ये देख के रहिए कि आज चूंकि उनकी डिमांड ज्यादा है तो उनकी सप्लाई कम हो जाने वाली है, क्योंकि जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है जाहिर सी बात है सप्लाई या तो बढ़े, और सप्लाई उतनी रहती है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो कुछ स्किल सेट के लोगों की अगर डिमांड ज्यादा है तो उनका अरेंजमेंट आप पहले से करके रखिए, ताकि वक्त पे वो आपको मिल जाए, या कुछ एक्स्ट्रा लोग हायर कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको वक्त पड़े और आपको काम करने वाले लोग ना मिले। सातवां है आपका नेशनल रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आपकी देश में या आप जहां फंक्शन कर रहे हैं वहां नेशनल और रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अगर नेशनल और रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो आपको बड़े आराम से सप्लाई मिलती रहेगी मैन पावर की, और अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है तो आपको सप्लाई मिलने में एम्प्लॉयज की मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत करनी पड़ेगी, और सप्लाई मिलने में परेशानी भी आ सकती है। एट पॉइंट है आपका एक्शंस ऑफ कॉम्पीटिंग एम्प्लॉयर्स। कॉम्पीटिंग एम्प्लॉयर्स की क्या पॉलिसी है इस रिगार्ड में? ठीक है, इससे भी आप पे खासा फर्क पड़ेगा। अगर उनकी पॉलिसी ऐसी है जिससे आपको नुकसान हो रहा है तो आपको प्रोएक्टिवली उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी। नाइन्थ है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, प्रेशर्स। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लेके, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को लेके, लेबर लॉज को लेके, इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी लीगल ऑब्लिगेशन में, किसी लीगल मैटर में ना फंसे। टेंथ है आपका इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आने वाले नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कुछ इकोनॉमिक हालात कैसे रहने वाले हैं आपके एरिया के, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक इकोनॉमिक अगर फ्लक्चुएशंस होने हैं और आप अल्टीमेटली ज्यादा हायरिंग कर लेंगे तो आप फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख के चलें कि साहब इकोनॉमिक फोरकास्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स के क्या हैं। ठीक है, इसको पूरी तरह से आप ध्यान रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपकी है मैन पावर गैप एनालिसिस। मैन पावर गैप एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मैन पावर गैप एनालिसिस क्या है? ये, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई में क्या गैप है। ठीक है, ये प्रोसेस आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल स्किल शॉर्टेजेस, मतलब किन स्किल्स के लोगों की हमें किस तरह के एम्प्लॉयज की हमें शॉर्टेज पड़ने वाली है। अगर मैन पावर सप्लाई और मैन पावर डिमांड में गैप आ रहा है तो मतलब ये होगा कि जितनी हमें डिमांड होगी उतनी सप्लाई नहीं मिलने वाली है। तो किस तरह के स्किल्स के एम्प्लॉयज की हमें शॉर्टेज पड़ने वाली है, तो यहाँ पे हम मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करके अपना पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे, ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह का कोई गैप एग्जिस्ट हो रहा है तो उससे हमारा काम रुके नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा काम रुकेगा तो अल्टीमेटली फिर हमें लॉस होगा। ठीक है, अब फर्दर आ जाते हैं।
ठीक है। फोरकास्टिंग एचआर प्लान्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, जब एक बार सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर आपको पता लग गई तो आप उसके हिसाब से एचआर प्लान बना सकते हो, उस हिसाब से उसमें एक बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हो। ठीक है। कई वैरायटी ऑफ एचआर प्लान्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट प्लान है, रीडेप्लॉयमेंट प्लान है, रिडंडेंसी प्लान है, ट्रेनिंग प्लान है, प्रोडक्टिविटी प्लान है, रिटेंशन प्लान है। ठीक है। ये कई तरह के आपके पास प्लान्स हैं जिन प्लान्स को यूज करके आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल बेहतर रख सकते हो। ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कुछ खास क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है। एचआर प्लान्स जो है ये नॉर्मली एचआर डिविजन्स बनाती है अदर कॉर्पोरेट हेड्स की कंसल्टेशन में। ठीक है। और कोई भी डेविएशन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, कोई भी इसमें डेविएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से टाइम टू टाइम एचआरपी को रिव्यू करना चाहिए और जहां जरूरत हो वहां एचआरपी को में चेंजेस लाने चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना बढ़ जाए कोई। ठीक है। अब लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है। एचआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो तीन मेजर प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हैं जब वो एचआर प्लान्स बनाते हैं और उसको एडमिनिस्टर करते हैं। एडिक्वेसी, इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, लॉपसाइडेडनेस, फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानर्स जो है हमेशा जूझते हैं और ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है, आगे भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इन प्रॉब्लम के साथ आपको पहले से ही कोप अप करके चलना पड़ता है। ठीक है। तो आज इस तरह से हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो टॉपिक हमने शुरू किया था उस वो आज हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग प्लीज मुझे बताइए, कुछ ना समझ में आया और पूछ लीजिए। जो इस क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया और सैटरडे की क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। एनी क्वेरीज?